नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसा क्या किया जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन सबका वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मोदी विरोधी जब सीटें गिन रहे थे तब मोदी ऐसा क्या कर रहे थे कि जिससे उनका वोट बैंक ऑल टाइम हो गया। सूर्यवंशी राम को आज योगी ने क्या तोहफा दिया। बीजेपी ने 24 के चुनाव से पहले कैसे देश के 6.5 लाख गांवों को राम मंदिर से कनेक्ट कर दिया और विरोधी जान ही नहीं पाए। 24 में इंडिया अलायंस यूपी में कैसे जीरो पर आउट होगा और बीजेपी कैसे 100% जीत हासिल करेगा। यूपी, बिहार, दिल्ली से हिमाचल और हरियाणा तक कैसे बीजेपी ने पूरा चुनावी गेम ही बदल दिया। सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। क्या मंदिर मंदिर सफाई से बीजेपी 400 सीटें जीत पाएगी? क्या योगी यूपी में विरोधियों को जीरो पर आउट कर देंगे? क्या 24 में विपक्ष 100 सीट से कम पर सिमट जाएगा? क्या स्वच्छता मिशन से राम लहर गांव-गांव पहुंचेगी? अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से आई ये तस्वीरें 24 के लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आई हैं। योगी बाबा ने हाथ में झाड़ू उठाकर यूपी के कोने कोने को अयोध्या से कनेक्ट कर दिया है। यूपी में करीब 95,000 गांव हैं और 58,194 पंचायतें। हर गांव में मंदिर है जहां सफाई अभियान शुरू हो चुका है। ये अभियान 22 जनवरी तक चलेगा, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। योगी महाराज ने ग्राम प्रधानों को मंदिर में सफाई का टास्क देकर उन्हें भी इस अभियान का हिस्सा बना लिया है। मंदिरों में सफाई अभियान की मॉनिटरिंग पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। भगवा लहर यूपी के एक एक गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। हर घर, हर गली और हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा होगी राम मंदिर की। जब राम मंदिर की चर्चा होगी तो लोगों के मन में क्या तस्वीर बनेगी? वो तस्वीर अयोध्या की होगी और अयोध्या को नया स्वरूप देने वालों की। मतलब लोग अपने आप योगी और मोदी से कनेक्ट होते जाएंगे। यूपी में 80 सीटें हैं और 80% सनातनी हैं। बीजेपी को 2019 में करीब 50% वोट मिला था। इसमें 8% मुस्लिम वोट को अगर घटा दिया जाए तो 42% हिंदू वोटर ऐसा था जिसने 2019 में कमल का बटन दबाया था। 24 में बचा हुआ 38% हिंदू वोट किधर जाएगा? क्या राम मंदिर से उठी लहर उसके तन मन को झकझोरेगी नहीं? इसी 38% हिंदू वोटर तक पहुंचने के लिए योगी मंदिर मार्ग को और मजबूत करने में लगे हैं। योगी ने अयोध्या में हरी झंडी दिखा दी है। अब 24 में 80 सीट पर बीजेपी को हरी झंडी दिखाने की बारी सनातनियों की है। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें। योगी के अयोध्या में झाड़ू लगाने और हरी झंडी दिखाने का सबसे तगड़ा असर अवध रीजन की 17 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, जिसे यूपी के पॉलिटिकल मैप में मिनी यूपी कहा जाता है। इनमें खीरी, धौरहरा, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, बाराबंकी,
कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज और लखनऊ शामिल हैं। 2014 में अवध रीजन की 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 4 सीटें अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती हारी थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने अवध रीजन की 17 सीट में से 14 सीट जीती थी, जबकि श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और रायबरेली में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रामलहर में बीजेपी अवध रीजन में सभी सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इसके लिए उसे गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और बीएसपी की मजबूत सीटें श्रावस्ती और अंबेडकर नगर जीतनी होंगी। अवध रीजन का जो जातिगत समीकरण है वो रामलहर में योगी की मुराद इस इलाके में पूरी कर सकता है। ब्राह्मण 12%, ठाकुर 7%, बनिया 5%, ओबीसी 43%, यादव 7% और कुर्मी 7%। अवध में अखिलेश, राहुल और मायावती तभी कुछ असर दिखा सकते हैं जब जात पात पर वोट पड़े, लेकिन इनके पास 24 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिससे ओबीसी और दलित जातियों को पोलराइज कर सके, जबकि बीजेपी के पास राम मंदिर का वेग है। चुनाव में अभी 2.5 महीने का वक्त बाकी है, तब तक राम मंदिर का वेग पूरे आवेग पर होगा। इसे और धार देने के लिए योगी के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बालकेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां झाड़ू लगाने के बाद गौशाला की भी सफाई की। बालकेश्वर हनुमान मंदिर का सीधा कनेक्शन राम जन्मभूमि आंदोलन से है। मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले बाबा परमहंस रामचंद्र दास जब मुकदमे की पैरवी के लिए लखनऊ आते थे तो इसी मंदिर पर रुका करते थे। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि राम मंदिर करोड़ों सनातनियों के दिल में बसा है। 24 में इसका असर इतना बड़ा होगा कि विरोधी यूपी में साफ हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड जीत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वह पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। इंडी गठबंधन कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। 2024 मोदी जी के नाम था, मोदी जी के नाम है, मोदी जी के नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। देश में 2019 का भी आंकड़ा तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। मंदिर मंदिर सफाई की मुहिम में ब्रजेश पाठक लखनऊ के हजरतगंज इलाके के मशहूर पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पोछा लगाया और मंदिर के पास गलियों में भी सफाई की। अयोध्या और लखनऊ से निकला सफाई का संदेश पूरे यूपी तक पहुंचता है। जब राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम इस अभियान से जुड़ते हैं तो पार्षद से लेकर पन्ना प्रमुख तक खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। इससे बीजेपी का राम मंदिर वाला मैसेज अयोध्या के बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव तक आसानी से पहुंच जाता है, जबकि विरोधी अभी सीट शेयरिंग में ही उलझे हुए हैं। अखिलेश, खड़गे, राहुल और मायावती यही नहीं तय कर पाए कि कहां लड़ना है और किसे सहयोगियों के लिए छोड़ना है, जबकि बीजेपी राम मंदिर दिखाकर उन्हें भविष्य की तस्वीर भी पेश कर रही है।
राम मंदिर से उठी भगवा लहर यूपी के बाद सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा सकती है, क्योंकि वहां से भगवान राम का सीधा कनेक्शन है। भगवान राम की ससुराल बिहार के सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को मां जानकी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। बिहार के लोग उद्घाटन से पहले ही राम धुन में रम चुके हैं। वहां से 101 गाड़ियों के काफिले में 500 लोग अयोध्या धाम आए हैं। रास्ते में हजारों लोगों ने उन्हें राम मंदिर के लिए दान दिया है। जब यही कारवां वापस बिहार पहुंचेगा तो गांव-गांव में लोग अयोध्या धाम की कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होंगे। सोचिए कैसे चुनाव आने तक बिहार में राम लहर का ज्वार पैदा होगा और विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें दांव पर लगी हैं। 2019 में बीजेपी ने 100% के स्ट्राइक रेट से 17 सीटें जीती थीं। नीतीश की जेडीयू गठबंधन में 7 थी और 16 सीटें जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। लालू की पार्टी आरजेडी का खाता नहीं खुला था। 2014 में बीजेपी ने नीतीश से अलग चुनाव लड़ा था और 22 सीटें जीती थी। नीतीश अलग लड़े थे और 2 सीट पर सिमट गए थे। लालू की आरजेडी 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बिहार की 40 सीटों पर 24 में क्या होगा? लालू नीतीश का ओबीसी मुस्लिम कार्ड चलेगा या बीजेपी के राम लहर में सब विरोधी हवा हो जाएंगे? दंगे करने वाले दंगाइयों का नाश भी हुआ इस धरती पर, एक भी नहीं बचे हैं जितने दंगाई थे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो श्री राम के प्रति भक्ति है तो राम मतलब कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरी, ये छुरी चलाने वाले से सावधान रहिए। देशवासी देख रहे हैं कि कौन राम भक्त है और कौन छुरी चलाने वाला है। ये दुमहुआ सांप है, ये कभी भी डस लेगा और इसलिए दुमहुआ सांप को जनता पहचान रही है। समय आने पर उनका बदला भी उनको मिलेगा। और इसलिए ये कांग्रेस के लोग और उनके छट्टे बट्टे जो हिंदी नाम से कहे जाते हैं, ये सब जनता को धूल झोंकने का, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राम सबका है, मुझ में राम। मैंने एक किताब लिखा है, मुझ में राम। एक ही राजा एक ही राम, इस धरती पर एक ही राजा एक ही राम, जय श्री राम। बीजेपी राम लहर को हर तबके हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा दिल्ली में रविदास मंदिर में सफाई करने पहुंचे। 24 में दलितों को राम लहर से जोड़ने की कोशिश बीजेपी को 400 के टारगेट तक पहुंचा सकती है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में सभी सीटें जीती थीं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, मगर अभी सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला बाकी है। दिल्ली में दलित वोटर कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी का साथ देते रहे, लेकिन नड्डा ने रविदास मंदिर जाकर बड़ी चाल चल दी है। दिल्ली से जेपी नड्डा ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत पूरे देश के दलितों को मैसेज दिया कि भगवान राम सबके हैं और सबका कल्याण करेंगे। संत गुरु रविदास जी के मंदिर के प्रांगण में यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने पार्टी के सदस्यों के साथ, साथियों के साथ संत गुरु रविदास जी के हमने दर्शन किए और उस दर्शन से हम धन्य भी हुए। और जिस तरीके से उनके बताए रास्ते पर चलने की हमको प्रेरणा भी मिली। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहां भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा और राम ज्योति जलाकर राम की आराधना में हम अपने आप को समावेश करेंगे।
पंजाब में एससी वोटर 31.9% है, हिमाचल में 25.2% है, हरियाणा में 20.2% है, यूपी में 20.7% है, बिहार में 8.2% है और महाराष्ट्र में 6.6% एससी वोटर है। 24 में बीजेपी राम मंदिर से जोड़कर 2014 और 2019 से ज्यादा दलित वोट हासिल करना चाहती है। मायावती की दलितों पर कमजोर होती पकड़ से 24 में बीजेपी का रास्ता और मजबूत हो सकता है। अयोध्या धाम में एयरपोर्ट का नाम भी वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है और 22 तारीख के उद्घाटन का पहला कार्ड भी अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती में बांटा गया था। स्वच्छता मिशन का आगाज नासिक के कालाराम मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब पूरी बीजेपी समूचे देश में इसे मिशन मोड पर शुरू कर चुकी है। गुजरात से लेकर ओडिशा जैसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उत्साह से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। एक सर्वे के मुताबिक 74% मुसलमान मंदिर निर्माण से खुश हैं। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नासिक में मंदिर की सफाई के बाद प्रधानमंत्री का एक और सनातन प्रेम को दर्शाता वीडियो सामने आया है। मकर संक्रांति पर मोदी अपने आधिकारिक आवास पर गायों को चारा खिला रहे हैं। वो गो सेवा का संदेश दे रहे हैं। ये गायें प्रधानमंत्री आवास में पली हुई हैं। खास बात यह है कि सभी गायें पुंगनूर वैरायटी की हैं, जो आंध्र प्रदेश की गायों की एक प्रजाति है। आकार में छोटी और सुंदर दिखने वाली इन गायों को संरक्षित करने के प्रयास सरकारी स्तर पर काफी दिनों से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी विरासत को बचाने और उसके संरक्षण पर जोर देते रहे हैं। इस वीडियो से मोदी ने एक बार फिर संदेश दिया है कि वो सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। सोचिए, देश में 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव में कोई न कोई किसान गाय पालता है। मंदिर, सफाई और गौ सेवा के जरिए मोदी ने देश के 6.5 लाख गांवों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। हिंदुओं के अलावा मुसलमान, सिख, जैन और बौद्ध भी गायें पालते हैं। इस वीडियो से मोदी हर उस भारतवासी से जुड़ गए जो गाय पालता है। सोचिए 2024 में ये कितना बड़ा वोट बैंक होगा और इसके परिणाम बीजेपी के लिए कितने शुभ होंगे। देश में मंदिर टेस्ट चल रहा है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में गौ सेवा की और मकर संक्रांति भी मनाई, पोंगल भी मनाया। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। सूर्य आज से उत्तर की ओर चले हैं, लेकिन सनातन को आत्मसात करके मोदी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक नया राम सेतु बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल की ये न्याय यात्रा 66 दिन चलेगी। यात्रा लेकर राहुल यूपी के अमेठी में भी जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। तो क्या राम मंदिर से दूरी बनाकर कांग्रेस मंदिर टेस्ट में फेल हो गई है? 2024 के चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर की फील्ड पूरी तरह से बीजेपी के हवाले कर दी। इसी फील्ड पर मोदी अपना नया ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। मोदी का यह नया ब्रह्मास्त्र है क्या? प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी प्रचार के लिए उतरेंगे तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पर फुल फोर्स से अटैक करेंगे। मोदी क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे और कौन कौन सी तस्वीर दिखाएंगे, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। 2024 के चुनाव से पहले देश में मंदिर टेस्ट चल रहा है। बीजेपी राम यात्रा निकाल रही, हर घर अयोध्या, हर घर राम का पूरा जोर लगा रही। टेस्ट के लिए मोदी का नया पोस्टर और नया वीडियो आ चुका है। पोस्टर में मोदी झाड़ू लेकर खड़े हुए। 21 करोड़ दलितों को मोदी का मैसेज डिलीवर हो गया। मोदी पानी की बाल्टी को लेकर 7 कदम चले। 7 करोड़ वोट मोदी ने पक्का कर लिया। कांग्रेस क्या कर रही है?
कांग्रेस की राहुल की न्याय यात्रा निकल रही है। राहुल की यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चलेगी, लेकिन राहुल अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। क्या मंदिर न जाकर कांग्रेस मंदिर टेस्ट में फेल हो गई? क्या राहुल की ये यात्रा अयोध्या से शुरू नहीं हो सकती थी? अगर राहुल गांधी अयोध्या से यात्रा शुरू करते तो क्या होता? जब भी राम की बात आती है, कांग्रेस के पास दो ऑप्शन होते हैं। इस बार भी दो ऑप्शन थे, एक राम और दूसरा राहुल। कांग्रेस ने फिर वही गलती की जो वो 75 साल से कर रही है। कांग्रेस ने राम के आगे राहुल को रखा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से स्टार्ट हुई। ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। मणिपुर से होते हुए असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए मुंबई में खत्म होगी। 66 दिनों में 6700 किलोमीटर की यात्रा में राहुल 15 स्टेट और 110 जिले कवर करेंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। 2022 में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 130 दिन में राहुल 3970 किलोमीटर पैदल चले, 12 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया, लेकिन तब भी राहुल अयोध्या नहीं गए। मोदी विरोधी ये नैरेटिव बनाते हैं कि बीजेपी का दक्षिण में कुछ नहीं है, वो उत्तर भारतीयों की पार्टी है, लेकिन इस बार मोदी इस नैरेटिव को फेल करेंगे। मोदी का दक्षिण वाला विजय पथ राम पथ से जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी ने साउथ के एक नहीं कई सुपरस्टार को बुलाया है। दक्षिण से रजनीकांत भी आएंगे, धनुष भी आएंगे, चिरंजीवी भी अयोध्या में ही रहेंगे और 2 बड़े स्टार मोहनलाल और मामूटी भी राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे। साउथ के जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आएंगे, राम के धाम में मोदी के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे। जब अवधपुरी से यह पोस्टर दक्षिण में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट चुनाव में जरूर नजर आएगा। तो क्या 2024 में वही होगा जो मोदी कह रहे हैं? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मोदी 80% सनातन वोट जोड़कर 400 प्लस जाएंगे। सी वोटर्स ने एक सर्वे किया जिसमें यह पूछा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा का 2024 की वोटिंग पर पड़ेगा। 52.1% ने माना कि असर पड़ेगा, जबकि 31.7% लोगों ने माना कि कोई असर नहीं होगा, जबकि 16.2% लोगों ने कहा कि उन्हें जवाब नहीं पता। नोट करने वाली बात यह है कि 52% लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया। उसमें से 45% वो लोग हैं जो ऑपोजिशन को वोट करते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल अयोध्या क्यों नहीं जाते? क्या कांग्रेस ने अयोध्या से दूरी बनाकर वोटर को दूर कर दिया है? राहुल के रूट प्लान में अयोध्या मिस क्यों हो जाता है? गांधी परिवार अयोध्या को बार बार क्यों भूल जाती है? बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री राहुल की बाबर की कब्र वाली फोटो दिखाकर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कांग्रेस को रामलला से इतनी नफरत क्यों? हिंदू से इतनी नफरत क्यों? पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी लगता है कि 2024 के लिए राहुल का मणिपुर प्लान मिसमैच कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर टेस्ट में फेल हो रही है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस ने अयोध्या से यात्रा न निकालकर और अयोध्या न जाकर बड़ी गलती कर दी। तो क्या कांग्रेस राहुल की इस न्याय यात्रा से राम यात्रा को काउंटर नहीं कर पाएगी? 1992 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक मोदी 5 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने ही किया है। मोदी अयोध्या वासियों के साथ अवधपुरी में दिवाली का जश्न मना चुके हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन
और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को चेक कर चुके हैं। लेकिन गांधी परिवार से कोई भी रामलला के दरबार में नहीं पहुंचा, चाहे फिर वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। गांधी परिवार का हर सदस्य अयोध्या से दूरी बनाकर रखता है। राहुल की न्याय यात्रा अमेठी से भी गुजरेगी, जहां 19 में खुद राहुल हार गए थे। यूपी का अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी से अयोध्या की दूरी करीब 107 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। 1981 में संजय गांधी के निधन के बाद अमेठी में लोकसभा चुनाव हुए तो राजीव गांधी अमेठी से चुनाव जीतकर सांसद बने। राजीव गांधी 4 बार अमेठी सीट से सांसद बने। 1999 में सोनिया गांधी इस सीट से सांसद थी। 2004, 2009 और 2014 से राहुल बैक टू बैक 3 बार सांसद बने। लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अब तक किसी ने भी अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं किए। ऐसा नहीं कि गांधी परिवार अयोध्या नहीं जाता, अयोध्या तो जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे नहीं जाता। 1990 में राजीव गांधी अयोध्या गए, लेकिन वो न तो हनुमानगढ़ी जा पाए, न रामलला के दर्शन कर पाए। 2017 में राहुल गांधी हनुमानगढ़ी मंदिर गए, रामलला का दर्शन लेकिन नहीं किए। प्रियंका गांधी 2019 में हनुमानगढ़ी गई, रामदूत की पूजा की, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। गांधी परिवार कभी हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़ा। पार्टी भी इस गांधी परिवार की लाइन पर चलती है। अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तो कांग्रेस ने इसे भी ठुकरा दिया। न सोनिया जाएंगी, न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही अधीर रंजन चौधरी। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में एक सवाल यह भी था कि क्या कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने से 2024 में नुकसान होगा। हिंदी हार्टलैंड में 55% से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। सिर्फ 30.2% लोगों ने यह माना कि नहीं होगा, जबकि 14.7% लोगों ने कहा कि उन्हें जवाब नहीं मालूम है। लेकिन सर्वे में हैरान करने वाली बात यह है कि 46.5% लोग जो अपोजिशन को वोट करते हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जब राम मंदिर की बात आती है, कांग्रेस हमेशा कटघरे में नजर आती है। सवाल पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से शुरू होकर पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी तक आते हैं।
1949 में 22 दिसंबर की रात में विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे मूर्तियां पाई गईं। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस नेता गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि भगवान खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष खारिज कर रहा था। उस वक्त भी मुस्लिम वोट की खातिर नेहरू की ओर से कोशिश की गई कि मूर्तियों को इस ढांचे से निकाल दिया जाए। 75 साल बाद भी कांग्रेस उसी लाइन पर चल रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि राम विरोध की प्रवृत्ति आज की नहीं, नेहरू के जमाने की है। नेहरू ने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा था, जिसमें नेहरू ने कहा था, अयोध्या की घटना ने मुझे विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम अभी अच्छा नहीं होगा। जब गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू जी के तार और पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, तब नेहरू विचलित हो गए थे। बीजेपी के आरोप तो ये हैं कि उसी वक्त उनको लगने लगा था कि राम मंदिर को लेकर कुछ होगा तो मुस्लिम वोट तो हाथ से जाएगा ही। इसके साथ ही कश्मीर में भी इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। नेहरू चिंता प्रकट करते हैं कि अयोध्या में मस्जिद पर कब्जे की घटना का पूरे देश विशेषकर कश्मीर पर बुरा असर पड़ेगा। कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने भारत के साथ रहने का फैसला किया है। गृह राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी बात नहीं सुनी जा रही और स्थानीय कांग्रेस नेता सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त फैजाबाद के डीएम रहे के नायर ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया और विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया। उसी वक्त से बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का इस्तेमाल बंद हो गया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। मतलब ये कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था को कोई महत्व नहीं दिया। बीजेपी कहती है जो उस वक्त नेहरू ने किया वही कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस को राम और सनातन से बैर है, उसे बाबर से प्रेम है। ये बाबर प्रेम की स्टोरी क्या है जान लीजिए। इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह की किताब आई। इस किताब में नटवर सिंह हार्ट टू हार्ट नाम से मेमोर लिखा है। नटवर सिंह ने लिखा था कि 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अफगानिस्तान की यात्रा पर गई थी। वो बाबर की कब्र देखने गई। भारत की प्रधानमंत्री वहां खड़ी रही, सिर थोड़ा झुका हुआ था। वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। मैं उनसे कुछ फुट पीछे था। ये संजोने, याद करने और याद रखने वाला पल था। उस पल में सदियां विलीन और धुंधली होती दिख रही थी। बीजेपी गांधी परिवार के हर बड़े चेहरों को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट पर ले रही, उन्हें हिंदू विरोधी होने का प्रमाण दे रही। 6 दिसंबर 1992 के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने सिर्फ यूपी में कल्याण सिंह की सरकार को ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकार को भी बर्खास्त कर दी। जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार द्वारा राम जन्मभूमि न्यास को दी गई जमीन समेत कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जब बीजेपी सोनिया को टारगेट पर लेती है तो वो सोनिया के उन बयानों को जिसमें ये कहती है कि अगर यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 6 दिसंबर नहीं होता। 1998 से लेकर अब तक सोनिया ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा ये बात कह चुकी। राहुल ने भी 2007 में यूपी में यही बयान दोहराया था। अब सोशल मीडिया पर सोनिया की एक चिट्ठी वायरल है। 2016 में यह चिट्ठी सोनिया गांधी ने पोप फ्रांसिस को लिखी थी। उस वक्त मदर टेरेसा को संत घोषित किया जा रहा था।
तब वेटिकन समारोह में भाग लेने के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा और लुइजिनो को नामित किया था। सोनिया ने लिखा कि अगर मैं अस्वस्थ नहीं होती तो मैं इस पवित्र समारोह को देखने और उस महिला को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां मौजूद होती, जो असीम करुणा, दया और कृपा की प्रतीक थी। बीजेपी मतलब ये समझाती है कि सोनिया दिल्ली से 687 किलोमीटर दूर अयोध्या नहीं जाएंगी, लेकिन रोम न जाने पर अफसोस जताएंगी। कांग्रेस को राम विरोधी बताने के लिए बीजेपी के पास बस इतना ही नहीं कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों के साथ साथ राम पर कांग्रेस सरकार का वो हलफनामा भी दिखा रही है, जिसमें कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था। 2007 में सेतु समुद्रम परियोजना पर मचे घमासान के दौरान मनमोहन सिंह सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। कई दक्षिणपंथी संगठन इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। संगठनों का कहना था कि परियोजना से राम सेतु को नुकसान होगा। तब कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और हलफनामा दायर किया। इसमें लिखा था, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इन्हें ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता जो इनमें दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं और उसमें घटित घटनाएं अस्तित्व को निर्विवाद रूप से साबित करते हों। हालांकि 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में राम मंदिर का ताला खुला, पुजारियों को रामलला के पूजा पाठ की इजाजत मिली। 1989 में वीएचपी को राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत मिली। राजीव गांधी ने तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में शामिल होने के लिए अयोध्या भेजा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस से मुस्लिम वोट ने दूरी बना ली। 1989 में उस वक्त के उत्तर प्रदेश और 1990 में बिहार में कांग्रेस हार गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के 4 दशक से चल रही विजय रथ पर ब्रेक लग गया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस यहीं से तुष्टीकरण के फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ गई। राम मंदिर के एंट्री से पहले 1984 में राजीव गांधी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी। 90 के दशक में रामलला की सियासत में एंट्री हुई। इसी के बाद कांग्रेस ने जनादेश खोना शुरू कर दिया और अब तो कांग्रेस पिछले 10 सालों से वनवास पर है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस कभी कंफ्यूज तो कभी अगेंस्ट में नजर आती है, लेकिन वो राम मंदिर का कभी सपोर्ट नहीं करती।